गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब ऐसा हम क्या करने से रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है किसी भी सर्किट के अंदर। देखो अभी क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तुम ले लो, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, और चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, जो V है वो होता है इक्वल टू आई एंड आर के, आई गुना आर। अब देखो ये देखो, ये एक सर्किट है, यहाँ पे जो आर है वो मतलब रेजिस्टेंस जो वो आर है, और जो जो भी जो वोल्टेज है इस दो टर्मिनल के अक्रॉस वो है V, एंड जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो फिर R क्या बन जाएगा, R बन जाएगा V बाई आई। देखो अब जो फॉर्मूला बन गया है ये हो गया है R इज इक्वल टू V बाई आई। तो फिर हम ये कह सकते हैं, मतलब हमें ये कहना चाहिए कि अगर हमें R को बढ़ाना है तो फिर हमें V बाई आई में से V को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम V को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली R का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। या फिर अगर V बाई आई में I को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, R जो है वो घट जाएगा। हम ऐसे बोल सकते हैं, हमें बोलना ऐसा चाहिए भी, क्योंकि ऐसा ही तो इक्वेशन शो करता है हमें। अगर न्यूमिनेटर में अगर कोई भी वैल्यू बढ़ता है तो फिर जो होल वैल्यू होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम ही रखता है तो जो होल वैल्यू आएगा वो भी बढ़ जाएगा। ओके, अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता है तो फिर जो होल वैल्यू जो आता है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर सेम यहाँ पर भी V बाई आई अगर यहाँ पर है तो फिर अगर V बढ़ता है तो फिर R को भी बढ़ना चाहिए, और अगर I बढ़ता है तो फिर R को कम होना चाहिए। बट ऐसा रियली नहीं होता है। देखते हैं क्यों नहीं होता है। आर आखिर क्या है दोस्तों, आर आखिर क्या है? जैसे हमें पता चला, जब हमें पता चला कि जो V है वो प्रोपोर्शनल है I के साथ, तब हमने क्या किया ना, V इज इक्वल टू कांस्टेंट को I के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यही है हमारा R। मतलब R जो है वो कांस्टेंट है, वो कैसे मतलब वेरी करेगा इन दोनों के बीच में। अगर ये चेंज होता है तो ये चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, और ये तो बस एक कांस्टेंट है, ये कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे हमने ओम्स लॉ का जो ओमिक कॉन्वेक्टर देखा था, वहां पर जो ग्राफ भी था वो भी इसी को ही शो करता है। ओके, तो फिर हमें क्या पता चल गया, हमें पता चला कि जो R है वो ऐसे नहीं होगा, अगर V बढ़ता है तो फिर R नहीं बढ़ेगा। अब देखो अगर V बढ़ता है R नहीं बढ़ता है तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना, ये इक्वल नहीं होगा। ये कैसे सेटिस्फाई होगा? ये देखो, अगर V जो है वो इंटू 2 हो गया और डिवाइडेड बाई I है, और पहले क्या था, V बाई आई इज इक्वल टू R था, अब V मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अब देखो ये तो R नहीं होगा, ओनली R लिखने से तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो क्या होगा ना, यहाँ पर भी इंटू 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी इंटू 2 हो गया तो क्या होगा, इंटू 2 बाई इंटू 2, मतलब हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, 2 बाई 2 मतलब 1, तो फिर 2 बाई 2 के बदले में ये मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। अब देखो ये सही है, V बाई आई इंटू 2 बाई 2 इज इक्वल टू R इंटू 1, मतलब ये सिंपली R ही है। अगर V ट्वाइस हो रहा है कोई भी सर्किट में, तो R चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा हमारा I भी ट्वाइस हो जाएगा, और तभी क्या हो, जो VI ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन शो करेगा, और ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर के लिए होता है। कंडक्टर के लिए एग्जाम्पल सभी मेटल से ओमिक कंडक्टर। अब देखो हमने ये देखा कि जो V है और जो I है, ये दोनों जो फैक्टर है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो फिर अगर हमें सर्किट में ये रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो फिर हम क्या करेंगे, I या फिर V को तो चेंज करके हम इसे चेंज नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, हम इसको चेंज करने के लिए हमें 4 फैक्टर उनका हम यूज कर सकते हैं। जो पहला है लेंथ,
वैसे ये सभी इंटरनल है, मतलब जो वायर है उसके अंदर ही सबको करना पड़ेगा। पहले वायर का लेंथ, दूसरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरा है हमारा रेजिस्टिविटी, मतलब जो मटेरियल का जो भी है नेचर, मटेरियल नेचर, उसका रेजिस्टिविटी कितना है, वो मटेरियल के पास कितना को भी है करंट को अपोज करने का, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने से अपोज करने का, वो चौथा है। वैसे चौथा ऐसे नहीं है, बस ये तीनों ही मेन है, बट जो टेम्परेचर है वो भी होता है। जैसे आई जो है इसका और भी एक फॉर्मूला होता है, VDENA, और VD का भी एक फॉर्मूला होता है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस हमारे बुक में एक ही जो पैराग्राफ है एक बॉक्स में दिया हुआ है इसके बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। उसमें क्या बताया गया है कि एक वायर होता है, इसमें इसे आपको वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा। ओके, ये भी लास्ट में समझा दूंगा। अब देखो हमें बस इतना याद रखना है, जो लेंथ है वो रेजिस्टिविटी के रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट डालता है, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट डालता है, और जो मटेरियल का नेचर है वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है, और जो टेम्परेचर है वो भी डालता है। अब देखते हैं ये एक एक करके कि ये कैसे रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं या फिर उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। पहले देखते हैं ये। अब देखो देखो ये वाला एक एनालिसिस करते हैं, मतलब तुम खुद को मानो, अगर खुद को मानो या फिर हाँ ओके, देखो ये एक रोड है, ओके, ये एक और रोड है, ये एक और रोड है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों एक्चुअली तीनों का लेंथ सेम है, लेंथ इक्वल टू 10 किलोमीटर। ओके, तीनों का लेंथ, इसका भी लेंथ 10 किलोमीटर है, इसका भी यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, इसका भी यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है। अब यहाँ पर मान लो 10,000 गाड़ी है, यहाँ पर भी 10,000 गाड़ी है एंड यहाँ पर भी 10,000 गाड़ी है, तीनों में सेम है, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000 और यहाँ पर भी 10,000, और इसका जो लेंथ है वो है 10 किलोमीटर, इसका भी 10 किलोमीटर एंड इसका भी 10 किलोमीटर। बस इसका जो विड्थ है वो है मान लो 10 मीटर, और इसका है 20 मीटर एंड इसका है 30 मीटर। और अब तुम्हें बोला गया है कि तुम्हें यहाँ से, ये है पॉइंट ए, ये है बी, ये है ए डैश बी डैश, ये है ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाना है पहले केस में, दूसरे केस में यहाँ से यहाँ तक, तीसरे केस में यहाँ से यहाँ तक। तुम्हें कौन से रास्ते से, मान लो ये है ए, रोड बी, रोड एक्स, रोड वाई एंड रोड जेड, तुम्हें कौन से रोड में जाने के लिए सबसे इजी लगेगा? देखो यहाँ पे इतने सारे गाड़ी है और जो लेंथ पे विड्थ पे है वो एडजस्टेबल है, मतलब जा सकते हो। और यहाँ पर देखो गाड़ी 10,000 है लेकिन विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब तुम इजीली जा सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि जो विड्थ है वो बहुत ही कम है, मतलब गाड़ी बहुत सारे हैं और विड्थ बहुत ही कम है, मतलब तुम्हें यहाँ पर जाने के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत सारे ट्रैफिक होंगे तो फिर तुम सही से नहीं जा पाओगे। और देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब पर सेकेंड कितने, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, एक क्रॉस सेक्शन से। मान लो ये क्रॉस सेक्शन है तो फिर इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वही होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर अगर तुम इस रोड में भी एक क्रॉस सेक्शन ले लो
यहाँ पर भी एक क्रॉस सेक्शन ले लो और यहाँ पर भी एक क्रॉस सेक्शन ले लो, तो फिर तुम्हारे जैसे मान लो करोड़ों लोग हैं जो कि इस रोड को फॉलो कर रहे हैं, इसको भी फॉलो कर रहे हैं, इसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो फिर पर सेकेंड यहाँ पे कितने लोग पास करेंगे, पर सेकेंड यहाँ से कितने लोग पास करेंगे, पर सेकेंड यहाँ से कितने लोग पास करेंगे। देखो पहले इसे देखते हैं, यहाँ पर इतना ट्रैफिक है कि कोई जा ही नहीं पा रहा है, मतलब सभी स्टॉप पड़े हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं बस। ओके, तो फिर यहाँ पर सेकंड से 5 या 10 लोग ही जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर बहुत ही क्लियर पर सेकंड मान लो 10,000 जा रहे हैं, और यहाँ पर सेकंड एडजस्टेबल है बस 5,000 या फिर 4,000 से 5,000 तक जा रहे हैं, 4,000 से 5,000 लोग जा रहे हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर जो है लोगों का करंट वो बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पर लोगों का करंट इमीडिएट है, मतलब ज्यादा नहीं और की कम भी नहीं, और यहाँ पर जो लोगों का करंट है वो बहुत ही स्लो है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो में भी अगर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर वो बढ़ जाएगा, अगर एरिया जो है वो बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो घटता है। अरे रेजिस्टिविटी घटेगा तभी तो करंट बढ़ेगा, यहाँ पर रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो फिर लोगों का करंट भी बढ़ रहा है, अगर लोगों का करंट बढ़ रहा है तो फिर रेजिस्टेंस घट रहा है, अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस घट रहा है, इससे ही हुआ। तो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो घटता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाई एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर, ये आर जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाई एरिया के साथ। पहला केस हो गया। अब एक और केस देखते हैं। यहाँ पर जो है पहले केस में हमने क्या करा था, तीनों का लेंथ सेम लिया था, अब तीनों का लेंथ अलग लेंगे। ये एक रोड है, एक और रोड है, ये एक और रोड है। अब देखो यहाँ पे जो विड्थ है यहाँ पर भी सेम विड्थ है, यहाँ पर भी सेम विड्थ है, मान लो ये है 15 मीटर, यहाँ पर भी 15 मीटर एंड यहाँ पर भी 15 मीटर। अब देखो यहाँ पर एक कुछ लोगों को ट्रैवल करना है, मान लो 100 किलोमीटर, एंड यहाँ पे आपको ट्रैवल करना है 10,000 किलोमीटर, एंड यहाँ पर आपको ट्रैवल करना है 10 किलोमीटर। अब देखो कहाँ पर चांसेस है कि आप बिना एक्सीडेंट के इजीली मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाओगे। ऑब्वियसली यहाँ पर ही चांसेस है 10,000 किलोमीटर तक जाओगे तो फिर रिस्क तो बहुत ज्यादा ही है। ओके, तो फिर अगर मान लो 1 करोड़ लोग यहाँ से स्टार्ट किए तो फिर यहाँ तक 90 लाख पीपल पहुंच सके, और इतने सारे डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए सिर्फ 50 लाख लोग ही पहुंच सके। ओके, 50 लाख एंड ओनली 10 किलोमीटर के लिए 1 करोड़ से पूरे 1 करोड़ पहुंच गए। वैसे पता नहीं, मतलब ये तीनों बस ऐसे ही सोच लो। तो क्या है, 1 करोड़ से 1 करोड़ लोग 10 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लिए। जब 100 किलोमीटर की बात आई तो 1 करोड़ से ओनली 90 लाख पीपल ही वो ट्रैवल कर सके, और जब 10,000 की बात आई तब 1 करोड़ से ओनली 50 लाख पर्सन। 50 ये बहुत ज्यादा हो गया यार, मतलब इतने लोग कैसे एक्सीडेंट में मर जाएंगे, मान लो 70। ओके, तो फिर कौन सा वाला इजी है, मतलब कौन से वाले में मतलब इतना आने तक लास्ट में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर कितने लोग यहाँ से पार होके गए हैं, कितने लोग, यहाँ पे 70 लाख एंड यहाँ पे इस वाले केस में 90 लाख एंड इस वाले केस में पूरे 1 करोड़। तो फिर कौन से केस में ये ए में या फिर कौन से रोड में ज्यादा लोगों की करंट होगा, ऑब्वियसली इसमें नहीं, तो कौन से में सबसे कम, इसमें, मतलब जिसका जो लेंथ है वो ज्यादा है। ओके, वो ज्यादा है, वहां पर क्या होता है, करंट कम होता है। यहाँ पर लोगों का एग्जांपल था इसलिए लोगों का करंट, और सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज होगा इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज का करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी।
करंट जो है वो कम होता है। लेंथ ज्यादा मतलब करंट कम, और करंट कम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। अब तुम इसे हटाओ और देखो क्या हुआ, लेंथ ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, तो फिर आर जो है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ से। अब देखो हमारे पास दो आगे प्रोपोर्शनल, पहला है आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया एंड दूसरा प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई एरिया, लेंथ बाई एरिया। अब तुम्हें इसे इक्वल करना है तो फिर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो वो कांस्टेंट तुमने मल्टीप्लाई कर लिया और इसे इक्वल करके तुमने यहाँ पर रो लिख लिया, रो। ओके, ये रो है, इसके बारे में हम बहुत जल्दी जानने वाले हैं अभी इस वीडियो में। बस अभी देखो ये रो है, तो ये क्या है, ये है रेजिस्टिविटी। ये जो है ये लेंथ या फिर एरिया के साथ एरिया के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं होता है। ये सभी अलग अलग एलिमेंट के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। अगर यहाँ पर एक आयरन का वायर है, मान लो वो है 5 किलोमीटर लेंथ में, और इसका जो एरिया है वो है 5 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है 5 मीटर स्क्वायर या फिर 5 किलोमीटर स्क्वायर, आप जो भी लो, ओके, 5 किलोमीटर स्क्वायर। अब एक और आयरन की वायर है, यहाँ पे क्या है, लेंथ जो है वो है ओनली मान लो 100 cm, जो एरिया है वो है 10 cm स्क्वायर। अब क्या है बात कि इसका जो भी रेजिस्टिविटी होगा, क्या इसका रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। मैंने भी बताया कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ या फिर एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका रेजिस्टिविटी जो रहेगा इसका भी रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, मतलब दोनों में जो रो है वो सेम रहने वाला है। ओके, इतना तो क्लियर हो गया आपको। तो फिर रेजिस्टिविटी क्या है, वो जो भी है वो मटेरियल का एक एबिलिटी होता है कि वो कितना चार्जेस का फ्लो को अपोज कर सके, ये होता है रेजिस्टिविटी। ओके, अब देखो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। पहले देखते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, मतलब ये है ग्रीक लेटर ओमेगा। इसे ये जो साइड है ये ग्रीक से आया हुआ है और इसका नाम है ओमेगा। ओमेगा से हम इसको दिखाते हैं, और इसका जो यूनिट है वो होता है ओम्स। ओके, इसका जो सिंबल है वो है ओमेगा। अब देखो इसका यूनिट जो है वो ओम्स है। ओम्स इज इक्वल टू रो। ओके, रो। एल क्या होता है, मीटर, एंड एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर एंड ये मीटर कट हो गए। अब क्या हुआ, ओम इज इक्वल टू रो बाई मीटर। तो फिर मीटर एंड रो कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिर आएगा रो मीटर, रो इज इक्वल टू, ओके, रो इज इक्वल टू ओम मीटर, ओम मीटर। तो फिर इसका जो रो का जो एसआई यूनिट है वो है ओम मीटर। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कंडक्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी देखते हैं, अब कंडक्टिविटी देखते हैं। कंडक्टिविटी है 1 बाय रेजिस्टिविटी। जैसे नाम से रेजिस्टिविटी से पता चलता है कि एक मटेरियल के पास कितना एबिलिटी होता है कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो को अपोज कर सके। ठीक वैसे ही कंडक्टिविटी मतलब एक मटेरियल का वो एबिलिटी जिससे वो फ्लो ऑफ चार्जेस को सपोर्ट कर सके, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस वो कितना होने दे रही है उसके अंदर से, वो होता है कंडक्टिविटी, जो कि है 1 बाय रेजिस्टिविटी। मतलब ये दोनों पूरा उल्टा है। अब रेजिस्टिविटी मेटल का, नॉन मेटल का, ये सब क्या है, मतलब देखो नॉन मेटल का रेजिस्टिविटी एक देखते हैं। देख लो रबर एक इंसुलेटर है, नॉन इंसुलेटर है।
तो फिर ये क्या करता है, इस मतलब इंसुलेटर है, मतलब इसका मतलब यही, इसके पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अब देखो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, रबर के पास मैं आऊंगा अभी। देखो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। अगर मेटल का एक वायर है और नॉन मेटल का एक वायर है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, बट फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जबकि ये कंडक्ट नहीं करता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। ये सब कैसे हो रहा है? सिर्फ रेजिस्टिविटी की वजह से। दोनों का चाहे लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, बट इन दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों का, क्योंकि बस देखो मेटल का जो एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर, और रबर एक और एग्जांपल लेते हैं। तो कॉपर का जो है वो है 8 इंटू 10 टू द पावर 8.67 ऐसे भी है, और रबर का जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 13 तक है। ये -8, सॉरी ओके। रबर का जो रेजिस्टिविटी है वो ओम मीटर है, ओके, ओम मीटर, और ये भी ओम मीटर। अब देखो इसका जो मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो देखो जरा, मतलब ये है 10 टू द पावर 13 और ये है ओनली 8 इंटू 10 टू द पावर -8। मतलब ये बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है और ये बहुत ही ज्यादा है। मतलब डिफरेंस इन दोनों का जो रेंज है डिफरेंस का वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अगर मेटल के पास क्या होता है, कॉपर का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है और कॉपर का जो रेजिस्टिविटी वो बहुत ही कम है, जबकि ग्लास, ओके, रबर्स, इन सब का रेजिस्टिविटी ज्यादा है और कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। जिनका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है वो गुड कंडक्टर होते हैं और जिनका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, अब रेजिस्टिविटी को जो कोई भी फैक्टर जो है वो जिसको उसको जो अपोज करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है वो चेंज होता है, वो सब क्या क्या है मैं आपको फिर से अभी बोल देता हूं। एक है लेंथ, ओके, एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक है रेजिस्टिविटी, और एक होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ओके, टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। वैसे मैंने जो आपको बताया था I इज इक्वल टू BD ये में, फिर BD का भी एक और फॉर्मूला होता है, फिर तुम उसको यहाँ पर पुट करोगे और फिर I यहाँ पर जो एक फॉर्मूला आएगा, ओके, फिर यहाँ पर V होगा और एक R भी होगा, फिर तुम्हें क्या होगा, यहाँ पर ओम्स लॉ का ही जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगा। फिर जब तुम उसको अप्लाई करोगे, वैसे ये 11th या फिर 12th का कॉन्सेप्ट है, ओके, यहाँ पर क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होगा, ओके, V इज इक्वल टू IR मल्टीप्लाई IR, और यहाँ पर जो भी बाकी होगा वो बहुत कुछ होगा। तो फिर इसे तुम्हें सॉल्व करने के बाद ऐसे कुछ मिलने वाला है, जैसे तुम्हें मैं जो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले जानते हैं VD क्या होता है। VD मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, जब भी एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तब उनके अंदर जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, फिर इलेक्ट्रॉन एटम में, सब जब ये इनके बीच में जो कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद क्या होता है, कुछ उनका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। उनका अगर स्पीड था 10 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर ऐसा कुछ। वैसे नॉर्मली अगर एक मेटल है तो फिर उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली, मतलब कुछ भी यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कुछ भी नहीं है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिया गया है, उसके अंदर कोई भी सेल नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो स्पीड होता है वो होता है 10,000 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10,000 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो घूमते रहते हैं। अब तुम बोलोगे कि अगर इतने स्पीड से घूमते हैं तो फिर इनका तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का तो फ्लो हो रहा है। अगर ये फ्लो कर रहे हैं तो भी यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट होना था, इंड्यूस होना था, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इतने स्पीड से, वो रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब कोई सा भी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। इसलिए क्या है ना, जो नेट फोर्स है, नेट इलेक्ट्रिकल जो
डिस्प्ले इनका जो वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है, कोई यहाँ कोई वहां कोई यहाँ कोई वहां, इसलिए वो जीरो हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो हर एक इलेक्ट्रॉन जो मर्जी घूम रहा है उस मेटल के अंदर, तो फिर उनके बीच में भी कोलिजन होता रहता है, जिसके वजह से उनका कुछ जो स्पीड है वो घट के एक एवरेज स्लो स्पीड हो जाता है, जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे जो आई इक्वल वी डी एन में बोला, इनके अंदर एक और भी टर्म है, वो है ताऊ। ओके, ताऊ वो क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब अगर अभी एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन किया, अभी अगर 1 सेकंड, नंबर 1 सेकंड पर इसने किया, फर्स्ट सेकंड में, और फिर करता है वो 5th सेकंड में, और फिर करता है वो 7th सेकंड में, और फिर करता है वो 9th सेकंड में, और फिर करता है 13th सेकंड में। तो क्या करना है तुम्हें, इन सभी को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 5 कर देना है, तो फिर तुम्हारा ताऊ आ जाएगा। मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, उसे कितना सेकंड वो फ्रीली रुक पा रहा है, मतलब बिना कोलिजन के वो कितना सेकंड तक रुकता है, कितना टाइम तक वो रिलैक्स रहता है, मतलब बिना कोई कोलिजन के। अगर ये सिंपली अगर होता, पहले सेकंड में एक और हो रहा है, फिर 3rd सेकंड में, फिर 5th सेकंड में, फिर 7th सेकंड में, तो फिर इनका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है वो होता है 2 सेकंड। ओके, ये होता है ताऊ। ऐसे इस फॉर्मूला में तुम्हें ये भी मिलेगा, बीच में तुम्हें मास भी मिल जाएगा। ओके, तो फिर क्या होगा ना, मास जो है वो भी रेजिस्टेंस का एक फैक्टर जो इफेक्ट करता है। ऐसे ये तुम्हें +2 में पूरे अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो फिर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में हमने पहले देखा कि V एंड I जो होते हैं वो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो फिर हम R को कैसे चेंज करें, R को चेंज करने के लिए हमें कुछ और फैक्टर की यूज करना पड़ेगा, जो कि इंटरनली इफेक्ट डालते हैं। वायर का लेंथ हमें चेंज करना पड़ेगा, या फिर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करना पड़ेगा, या फिर जो वायर जो मटेरियल से बना है उस मटेरियल को ही चेंज करना पड़ेगा, ताकि उनका रेजिस्टिविटी के ऊपर रेजिस्टिविटी चेंज हो सके, जिसकी वजह से आर भी चेंज हो सके। आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला है रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो आर जो है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी से, और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ जो भी मटेरियल है उसके साथ, और वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। इतना तक हो गया फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होता है, कोई भी मटेरियल का नेचुरली वो कितना फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है, वो होता है रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी 1 बाई रेजिस्टिविटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कितना वो स्लो हो रहा है, कोलिजन के बाद वो एक एवरेज स्लो स्पीड पर जाता है, वही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ताऊ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब मैं एक बात बोल देता हूँ, अभी जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए इतने सारे फैक्टर्स का यूज किया गया है। रेजिस्टेंस को हम ऐसे शो करते हैं सर्किट में। वैसे एक और रेजिस्टेंस है, वो है वेरिएबल रेजिस्टर। वो क्या करता है, उसको हम ऐसे शो करते हैं सर्किट में। ये क्या होता है, इससे हम रेजिस्टेंस को कोई भी फैक्टर, उसका लेंथ या फिर क्रॉस सेक्शन का एरिया या फिर रेजिस्टिविटी में, तो मटेरियल को चेंज ना करके वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ऐसे 3 टर्मिनल होता है रेजिस्टर में। नॉर्मल रेजिस्टर में तीनों कनेक्टेड होता है, और जो वेरिएबल रेजिस्टर है वहां पर जो ये बीच वाला है ना, इसे हम कभी भी कहां पर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। बीच वाला जो टर्मिनल होता है ये मतलब पूरे तरह से कनेक्टेड नहीं होता है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर में यही होता है, और ये जो तीनों है ये मेन सर्किट से कनेक्टेड होता है। ओके, बैटरी, बल्ब, जो भी हो यहाँ पर। ओके, वेरिएबल रेजिस्टर है ये। इसे हम तुम आगे या फिर पीछे करके रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना है, थैंक यू।